जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। और ये हमारी जो पॉलिटिक्स सीरीज चलाई जा रही थी, हमने इसमें संसद को शुरू किया था और संसद में हमारी एक वीडियो आ चुकी है। और मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देख ली होगी, क्योंकि मैंने उस पहली वीडियो में संसद को एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और मैंने कोशिश ये की है कि संसद को लेकर के जो आपके मन में भ्रांतियां होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, कंसेप्ट होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, तो उन सब बातों के बारे में मैंने उस वीडियो में चर्चा की है। संसद की उपयुक्तता क्या है, ठीक है, क्यों संसद बनाई गई है, लोकसभा क्यों बनाई गई है, राज्यसभा क्यों बनाई गई है, आखिर इनका रीजन क्या रहा है, आखिर संविधान में ही इनका उल्लेख स्पष्ट तरीके से क्यों किया गया है। तो इन सब बारे में मैंने पहली वीडियो में चर्चा की है, तो आप पहली वीडियो को देखिए। उसके बाद जब आप इस वीडियो पर आओगे तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपकी और समझ बेहतर होगी। तो चलिए आज हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। हम एक एक को लेकर पहले हम राज्यसभा को लेंगे, फिर लोकसभा को लेंगे। तो चलिए हम पहले राज्यसभा की बात करते हैं। तो देखो, यदि हम राज्यसभा की बात करें तो ध्यान रखना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं जहां स्टार लगाता जाऊं वहां पर आप फोकस करते जाना, आपके सारे क्वेश्चन हिट होंगे। पहला, अगर आपको यह जानना हो, यदि आपको यह जानना हो कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने व्यक्ति चुनकर जाएंगे और राज्यों से कितने व्यक्ति चुन के जाएंगे, तो इसके बारे में जानकारी आपको संविधान की चौथी अनुसूची है उससे मिलेगी। यानी कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है, आवंटन का तात्पर्य क्या है, यानी कि राज्यों को कितनी सीट दी गई है और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीट दी गई है, इसके बारे में जो प्रावधान मिलेगा वह संविधान की जो चौथी अनुसूची है। यानी कि जो संविधान में हमारे में 12 अनुसूची हैं, ठीक है, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, जो चौथी अनुसूची आएगी क्रम में, उस चौथी अनुसूची को जब आप पढ़ोगे तो आपको एक स्पष्टता आएगी और आप ये जान पाओगे कि किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिला है राज्यसभा में। क्लियर हुई बात? चलो हम यहां पे स्टार लगा लेना, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया है वो किस अनुसूची में वर्णित है, तो चौथी अनुसूची में। क्लियर? आगे देखते हैं हम। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, 250, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आपको ये 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। यहां पे आपको याद रहे, यहां पे आप चाहो तो इसे नोट कर लेना। राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और जो राज्य और केंद्र से, जो केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं, 238। तो टोटल कितने होते हैं, 250। यानी 238 और 12 जोड़ोगे तो 250 होते हैं। लेकिन वर्तमान में कितनी संख्या है राज्यसभा की, जो राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं, आखिर कितने लोग बैठे हैं राज्यसभा में, उसके बारे में बात करेंगे। तो वर्तमान में 245 लोग राज्यसभा में बैठे हैं जो कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसमें राज्यों से चुनकर आए हैं 229, 4 केंद्र शासित प्रदेशों चुनकर आए हैं और 12 किन्ने चुने, राष्ट्रपति ने। यानी कि कुल मिलाकर के 245 सदस्य कहां बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं। बात क्लियर हुई? अब अगली बात करते हैं। अब हम ये देखें, आखिर राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है कि राज्यों से किस प्रकार से चुनकर के लोग राज्यसभा में जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो ध्यान रखना, राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी कि यहां पर एक बात क्लियर हुई कि जो राज्यसभा में जो सदस्य बैठे हैं उनका जो निर्वाचन, यानी कि उनको जो चुन करके भेजते हैं, वो कौन भेजते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यह निर्वाचित सदस्य को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि राज्य विधानसभा में जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो चुन करके भेजते हैं राज्यसभा में व्यक्तियों को। क्लियर हुई बात? यानी कि राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, उनके जो विधायक होते हैं वो चुनकर के भेजते हैं राज्यसभा में किनको, व्यक्तियों को। इसलिए
वह व्यक्ति जो जिस राज्य की विधानसभा ने इनको चुनकर भेजा है वह उस राज्य का सपोर्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, कहां? राज्यसभा में, यानी कि संसद में बैठ के। अगला है चुनाव कैसे होता है इनका? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होता है। वही जो राष्ट्रपति के लिए मैंने प्रोसेस बताई थी वही प्रोसेस सेम है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनका। आपसे यही पूछेगा कि राज्यसभा के जो राज्यों से जिनको चुनकर भेजा जाता है उनका चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अगला है सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से है। यहां पे एक बात याद रखना, यानी कि किस राज्य को कितनी सीट दी जाएगी राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा की टोटल सीट 250 हो सकती है लेकिन 245 सीट है, तो उन 245 सीटों में से कितनी सीट किस राज्य को दी जाएंगी इसका प्रावधान उस राज्य की जनसंख्या से होगा। ध्यान रखना, जिस राज्य की, अब इसका मतलब क्या निकला कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां बैठते हैं? राज्यसभा में जाके बैठते हैं। इसलिए एक कहावत है कि जिसने उत्तर प्रदेश को कमांड कर लिया वह व्यक्ति संसद यानी कि लोकसभा में भी अपना बहुमत साबित कर सकता है और राज्यसभा में भी उसकी अच्छी खासी जनसंख्या पहुंच सकती है। यानी कि जनसंख्या, तो यहां पे मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, संख्या से करूंगा क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। यानी कि जिसका उत्तर प्रदेश पर अगर जिसका फोकस, कमांड, नियंत्रण रहेगा, प्रभुत्व रहेगा, तो उसकी उतनी ही अच्छी पकड़ कहां होगी? संसद में होगी। क्लियर बात हुई? अगला है अमेरिका में प्रत्येक राज्य को 2-2 सीटें दी गई हैं। यानी कि वहां अमेरिका में जनसंख्या का कोई मतलब नहीं है। वहां क्या है? वहां 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों को 2-2 सीट बांट दी गई है। टोटल सीट कितनी हो गई? 100। लेकिन हमारे यहां देश में क्या है? जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी सीटें। क्लियर हुई बात? अब आगे देखते हैं। आगे हम देखें कि आखिर जो संघ राज क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके द्वारा, वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, पांडिचेरी है, ठीक है, तो इनके जो केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में किस प्रकार से सदस्यों को चुन करके भेजते हैं इसके बारे में बात करते हैं हम। तो ध्यान रखना, इनका एक निर्वाचक मंडल होता है और उसके द्वारा इनको चुना जाता है। ध्यान रखना, जो संघ राज क्षेत्र होते हैं यहां पर क्या होगा? एक इनका निर्वाचक मंडल बैठता है, यानी कि निर्वाचक मंडल जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसी प्रकार से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका एक निर्वाचक मंडल होता है। इस निर्वाचक मंडल द्वारा इनको चुना जाता है। ठीक है, यहां पे स्टार लगाना। अगला है एकल संक्रमणी मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, यानी कि वही विधि, जिस विधि से राष्ट्रपति को चुना जाता है वही विधि यहां भी काम करती है। ठीक है, अगला देखते हैं। केवल दिल्ली और पांडिचेरी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है? क्योंकि वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आपसे पूछा जाएगा क्या अंडमान निकोबार का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो ध्यान रखना, केवल दिल्ली और पांडिचेरी का ही प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में डायरेक्ट पहुंचते हैं चुन करके, और जो अदर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको ये शक्तियां नहीं दी गई है। कारण मैंने पीछे बताया था आपको, उनकी जनसंख्या, यानी कि उनकी इतनी जनसंख्या नहीं है। अगला देखते हैं, नामित या निर्देशित सदस्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 12 व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हों उनको राष्ट्रपति चुनते हैं। यानी कि जो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, ठीक है, उनका कोई चुनाव नहीं होता है। ठीक है, उनको क्या राष्ट्रपति निर्वाचित कर देते हैं डायरेक्ट, बिना चुनाव पद्धति के। लेकिन वो लोग बहुत अनुभवी लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में उन्हें अच्छा खासा या तो एकेडमिक अनुभव या व्यवहारिक अनुभव उनके पास होता है।
अब आप एक बात सोचो, आखिर ये प्रक्रिया संविधान में क्यों अपनाई गई? क्योंकि आपको डाउट रहता होगा कि यार ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाकी सदस्य हैं उनको तो क्या है, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुन रहे हैं, लेकिन इन 12 सदस्यों को डायरेक्ट बिना इलेक्शन लड़े क्यों पहुंचाया जा रहा है? इसका मेन रीजन क्या है? इसका उद्देश्य यह है ताकि जो नामी और प्रसिद्ध लोग हैं, जो नामी और जो प्रसिद्ध लोग हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उनको इलेक्शन फिलेक्शन लड़ने में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उनको देश में हित में काम करने की इच्छा होती है। वो भी चाहते हैं कि हमारे पास भी नॉलेज है, ज्ञान है, व्यवहारिक अनुभव है, हम भी, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर तुम हमको वैसे डायरेक्ट भेज दोगे तो हम योगदान दे देंगे देश के हित में, नहीं तो नहीं। इसीलिए संविधान के निर्माताओं ने इस व्यवस्था का प्रतिपादन किया था कि कुछ प्रसिद्ध और नामी जो लोग हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, जो सोशल सर्विस है उसमें पारंगत हैं, उनको बिना चुनाव लड़े राज्यसभा का सदस्य बना दो। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। अगला रीजन ये है, अब सपोज करो कभी कभार ये होता है कि किसी पार्टी में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा हो, ठीक है, या फिर स्पष्ट बहुमत मिल जाए। अब ऐसी कंडीशन में वह किसी अच्छे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हों, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, इलेक्शन लड़के नहीं आ पाया क्योंकि वो चुनाव हार गया है। अब क्या प्रावधान है? अब वो राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस व्यक्ति को बिना चुनाव लड़े क्या करें, राज्य की विधानसभाएं, ठीक है, या तो उनको राज्यसभा के माध्यम से भेज देंगी, या फिर यह भी एक प्रोसेस बन सकता है, ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं। इसलिए यह प्रावधान है। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, लेकिन वो किस प्रोसेस से आए थे? वो इसी प्रोसेस से आए थे, उनको राष्ट्रपति जी ने चुन करके भेजा था। बात क्लियर हुई? हालांकि उन्होंने योगदान दिया या नहीं दिया ये बात अलग है, लेकिन वो इसी प्रोसेस से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का चुनाव किया गया, इसी पद्धति से वो राज्यसभा में आए थे। तो जो राष्ट्रपति जी द्वारा जो 12 सदस्यों को चुनाव किया जाता है, उनका उद्देश्य क्या है? ताकि नामी और प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव राज्यसभा में जा सके, यानी कि बिना चुनाव लड़े राज्यसभा में जा सके। इतनी बात क्लियर हुई? चलो ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब हम लोकसभा की संरचना की बात कर लेते हैं। राज्यसभा क्लियर होगी, लोकसभा देख लो। वही अधिकतम 552 हो सकते हैं, ठीक है, 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों और 2 एंग्लो इंडियन। ये अब खत्म हो गया है 104वें संविधान संशोधन से, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, ये खत्म हो गया है। उसके बाद अब कितने हैं वर्तमान में? कितने हैं? 545, लेकिन हम 545 इन 2 को हटा दो तो कितने हो गए? 543, यानी कि लोकसभा में वर्तमान संख्या 543 है। कि क्यों है? क्योंकि अब 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं है, इसलिए खत्म है। ठीक है, अगला देखते हैं। जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, आखिर लोकसभा में किस प्रकार से लोग पहुंचते हैं, उस प्रोसेस की बात कर लेते हैं हम। तो देखो कैसे पहुंचते हैं। राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कुछ दिमाग में कौंधी बिजली? कैसे? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा था, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य, जो 543 जो सांसद बैठे हैं संसद में, ठीक है, उनका चुनाव जनता स्वयं करती है और अपने हाथों से करती है, इसलिए उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है वह व्यक्ति सांसद को चुन सकता है, ठीक है, वह व्यक्ति वोटिंग कर सकता है। तो वही बात, हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक है, जिसे संविधान द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया है, मत देने का अधिकार है। यानी कि अगर संविधान के किसी प्रावधान का उसने उल्लंघन कर दिया है तो उस व्यक्ति की बेशक आयु 40 वर्ष हो, वोट नहीं दे सकता। लेकिन जो व्यक्ति सही है, समझदार है, योग्य है और उस पर वह संविधान के हर मानक पर खरा उतरता है, तो वह 18 वर्ष से है
तो वो वोटिंग दे सकता है, यानी कि उसको अपने देश का प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है। क्लियर हुई बात? अब आगे देखते हैं। पहले क्या था, 1988 से पहले, यानी कि जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब जो वोट देने की आयु थी वह 21 वर्ष थी। यानी कि संविधान में हमारा 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो हमारे संविधान के निर्माताओं का यह मानना था कि जो मैच्योरिटी का जो लेवल है वह 21 वर्ष है। यानी 21 वर्ष से जिसकी आयु कम है वह व्यक्ति किसी व्यक्ति का सही तरीके से चुनाव नहीं कर सकता। इसीलिए 61वां संविधान संशोधन हुआ, यानी कि 61वां संविधान संशोधन करना पड़ा 1988 में। उसके बाद इस आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन देखो, यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मूल संविधान में मत देने की आयु कितनी थी, 21, 25, 18, 30। ध्यान रखना, यदि वह मूल संविधान लिखा है तो ध्यान रखना जो वोटिंग की आयु थी वो 21 वर्ष थी। यदि मूल संविधान की बात आती है कि मूल संविधान का मतलब क्या है, जब संविधान लागू हुआ था तब वोट देने की आयु कितनी थी, 21 वर्ष। लेकिन वर्तमान में वोट देने की आयु कितनी है, 18 वर्ष। आपको थोड़ा डिफरेंस याद रखना है यहां पे। अब देखो, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो किस प्रकार से अपने सदस्यों को चुन करके लोकसभा में भेजते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा यह निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है, या फिर और कोई भविष्य में यदि केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा में होने लगे तो इनके सदस्यों का जो चुनाव किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, तो ये सारी जिम्मेदारी किसको दी गई है, संसद को दी गई है। बात क्लियर हुई? इस पे स्टार लगा लेना कि लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, तो उनके सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, तो फिर संसद कराती है अपने तरीके से। 1965 में कहा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। 1965 में कहा था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आता है नामित या नाम निर्देशित सदस्य। तो ध्यान रखना, ये अब खत्म कर दिया गया है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान अब नहीं रहा है। बात क्लियर हुई? चलो अब हम अगली बात कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे करके। देखो, यदि हम बात करें कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, इस शब्द में आपको दिक्कत आती होगी। आखिर देखो, अब हम ये चीज देख रहे हैं, आखिर जो वोटिंग, जो किस व्यक्ति को कहां से चुनाव लड़ना है, कौन सा किसका कितना क्षेत्र है, तो इन सब बातों में चर्चा करते हैं। ठीक है, आप देखो, आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए कि किसी व्यक्ति को यहां से सीट मिल रही है, किसी को कहां से सीट मिल रही है। जैसे कि आप देखते होंगे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, वह कहां के विधायक हैं, वाराणसी। ठीक है, वह बनारस से चुने हुए विधायक हैं, सॉरी विधायक नहीं, सांसद। ठीक है, कहां चुने गए हैं, वो बनारस से चुने गए हैं। इसलिए आपको पता होगा कि आपके राज्य से कौन कौन व्यक्ति है जो सांसद है और किस किस क्षेत्र से चुना गया है। ठीक है, आपको ये पता होगी। अब देखो, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या है, संपूर्ण भूभाग को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति या एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। मतलब कई व्यक्ति खड़े होते हैं जगह जगह से, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से कई व्यक्ति खड़े होंगे, लेकिन जीतेगा कौन, एक व्यक्ति जीतेगा जिसको सर्वाधिक सीटें प्राप्त होगी। क्लियर? यहां पर कोई भी लॉजिक, कोई फंडा नहीं लगाना है। 84वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 की जनगणना के आधार पर रखा गया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। 87वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार 2001 की जनगणना का आधार रखा, यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना है क्वेश्चन कहां कहां से बन सकता है, कहां कहां से नहीं बन सकता है। अब देखो, हम आगे देखते हैं अपना।
आगे देखते हैं जो एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है लोकसभा में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, इनको एससी और एसटी को आरक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि इन जातियों को कोई दबा ना सके। ध्यान रखना, एसटी और एससी को जो लोकसभा में जो आरक्षण दिया गया है, सीटों का आरक्षण दिया गया है, वह उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। यानी कि जिस एससी और एसटी की जिनकी संख्या ज्यादा होगी या कम होगी, तो उस अनुपात में उनको सीटें निर्धारित की गई हैं। अगला है, इन्हें कोई भी वोट दे सकता है। यानी कि अगर एससी या एसटी का कोई कैंडिडेट यदि सांसद के चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उनको वोटिंग कोई भी दे सकता है। ऐसा नहीं होगा कि उनको वोट उनके ही व्यक्ति देंगे, उन्हीं की समाज देगी, ऐसा नहीं है। ऐसा किस में था, आपने देखा होगा 1919 का जो पार्लियामेंट सुधार आया था, उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान ने उस प्रणाली को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए भारत का कोई भी नागरिक यदि कहीं से खड़ा है तो उसको वोट देने का अधिकार सभी को है। क्लियर हुई बात। अब अगला देख लेते हैं कि आखिर लोकसभा का जो चुनाव होता है वह किस पैटर्न पर होता है। तो ध्यान रखना, लोकसभा का जो चुनाव होता है इस पैटर्न को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी कि जो लोकसभा का चुनाव होता है उस प्रणाली को इस नाम से जाना जाता है। आपको यह नाम याद नहीं रखना है बिल्कुल। क्या होता है इसमें, इतना आप थोड़ा समझ लो। इसमें निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं, यानी कि ये क्षेत्र बनते हैं कि किस जगह से कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। यानी कि बेशक कितने भी लोग खड़े होंगे लेकिन जीतेगा एक व्यक्ति। आई बात क्लियर। आप देखते भी होंगे कई दल कई पार्टियां भाग लेती हैं, लेकिन एक ही दल या एक ही पार्टी का व्यक्ति सांसद बनता है, और वही व्यक्ति कहां बैठता है, लोकसभा में जाके बैठता है। जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होता है वह जीत जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को सर्वाधिक, बात है ये तो सर्वमान्य है कि जिस व्यक्ति को सर्वाधिक सीट प्राप्त होंगी औरों की अपेक्षा में, वह व्यक्ति जीत जाएगा और लोकसभा में जाके बैठेगा, और वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, सांसद। अब दो कारणों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को नहीं अपनाया गया। आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर आपने शुरुआत में यह बताया है कि समानुपातिक, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यही आप सुनते आ रहे हो लगातार, लेकिन लोकसभा के चुनावों में हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को क्यों अपनाया। देखो इसके कई रीजन है। इसका पहला रीजन है कि जो हमारी जो भारत की अधिकांश जनता है वह पढ़ी लिखी नहीं है। यदि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली होती तो लोगों को चुनाव प्रणाली समझने में कठिनाई होती और वो हमेशा गलती करते। इसलिए सिंपल फंडा ये बनाया गया है कि जिसको जितनी अधिक सीट प्राप्त होगी वह व्यक्ति जीत जाएगा। कोई लॉजिक, कोई और इसमें उलझन नहीं है। अगली बात क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता। यानी कि क्या होता है ना, क्योंकि भारत में बहुत सारे दल हैं, ठीक है, क्षेत्रीय दल भी हैं, कुछ राष्ट्रीय दल भी हैं, तो उनमें क्या है, मतलब अनस्टेबल है, वो अस्थिर हैं। यानी कि आपने देखा होगा 1952 से लेकर के 67 तक तो कार्यकाल सही रहा था, उसके बाद सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, गिर रही हैं सरकार, तो स्थिति अनुकूल नहीं रह पाई है। तो इसीलिए ये सिस्टम अपनाया गया है, वोट दे दो, जिसको सीट सर्वाधिक प्राप्त होंगी वो सांसद बन जाएगा और अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा और देश के हित में काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवधि के बारे में, यानी कि राज्यसभा की अवधि कितनी है और लोकसभा की अवधि कितनी है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा की अवधि के बारे में बात करें तो राज्यसभा क्या है, एक स्थायी संस्था है। बात क्लियर हुई, इस पर स्टार लगा लेना। जो राज्यसभा है वह स्थायी संस्था है। स्थायी का मतलब क्या है, इसका कभी विघटन नहीं हो सकता। यानी कि राज्यसभा को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। संविधान ने किसी को अधिकार ही नहीं दिया है कि राज्यसभा का विघटन करे। बात क्लियर हुई। अब देखो, एक तो ये याद रखना है कि राज्यसभा स्थायी संस्था है, इसका विघटन नहीं हो सकता, यानी कि भंग नहीं हो सकती। अगला इस पे स्टार लगाना।
राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 6 वर्ष का होता है। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हटाए जाते हैं, यानी कि 2-2-2। तो ध्यान रखना 2-2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसके हटाए जाते हैं। यानी कि जिस सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हुआ, ठीक है, तो 6-6 वर्ष इस प्रकार चलता रहता है पूरा प्रोसेस। और हर 2-2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हटाए जाते हैं। तो इस पे स्टार लगा लेना कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2-2 वर्ष बाद हटाए जाते हैं। बात क्लियर हुई? आगे देखो, सेवानिवृत्त सदस्य कई बार चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि इसका मतलब, इस पर स्टार लगा लेना, अगर कोई भी व्यक्ति यदि एक बार राज्यसभा का सदस्य बन गया है तो वह दोबारा भी चुनाव लड़ने के योग्य है। यानी कि दोबारा भी चुनाव लड़के आ सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगला है, अब हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा की बात कर ली, अब लोकसभा की भी बात कर लो साथ साथ में। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष का। अगला, इसके बाद ये खुद विघटित हो जाती है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा हुआ 5 वर्ष, ऑटोमेटिक विघटित हो जाएगी, नए चुनाव होंगे, नई लोकसभा आएगी। लेकिन एक कंडीशन है, राष्ट्रपति को 5 साल से पहले कभी भी विघटित करने का अधिकार है। यानी कि ये ऐसा व्यक्ति है, संविधान ने राष्ट्रपति को ही अधिकार दे रखा है कि लोकसभा को कार्यकाल से पहले भी समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। बात क्लियर हुई? आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यानी कि यदि आपातकाल लगा हुआ है, तो आपातकाल लगा हुआ है या आपातकाल लगने वाला है, ऐसी कंडीशन का किसी लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला हो, यानी कि उसकी 5 वर्ष पूरी होने वाली हो, उस दौरान कुछ स्थितियां ऐसी बनेगी कि देश में आपातकाल लगने वाला हो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उस लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे। यानी कि अब उसका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाएगा। यदि स्थितियां अनुकूल रहती है तो ठीक है, यदि फिर प्रतिकूल रहती हैं तो 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये इसका मतलब है। और आपातकाल खत्म होने के बाद इसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। यानी कि सपोज करो आपातकाल जनवरी में खत्म हो गया, ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हो गए। 6 महीना के बाद लोकसभा का विघटन हो जाएगा। बात क्लियर हुई? यानी कि आपातकाल आज खत्म हुआ है तो उसके 6 महीना तक प्रोसेस रहेगी, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन 6 महीना के बाद ऑटोमेटिक उसका विघटन हो जाएगा, नए चुनाव होंगे और नई लोकसभा बनके आएगी। इतनी बात क्लियर हुई? अब इतनी ही बात को इसमें आपको याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे इनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।